गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सबका स्वागत है इस ऑनलाइन लेक्चर में। आज हम लोग बात करेंगे राइट्स ऑफ ए बैंकर। बैंकर के क्या क्या राइट्स होते हैं, बैंक जो है क्या क्या राइट्स यूज कर सकते हैं। इससे पहले के लेक्चर में हमने ऑब्लिगेशंस डिस्कस किए थे कि बैंक के क्या क्या कर्तव्य हैं, ऑब्लिगेशंस क्या क्या हैं। आज हम लोग राइट्स की बात करेंगे कि बैंक के पास क्या क्या राइट्स है। तो सबसे पहला बैंक के पास राइट है राइट्स ऑफ ए बैंकर, बैंक्स राइट्स ऑफ जनरल लीन। बैंक के पास एक राइट होता है जिसको हम बोलते हैं लीन का राइट, राइट ऑफ लीन। तो लीन का क्या मतलब होता है? लीन का मतलब होता है कि एक ऐसा राइट जिसमें बैंकर क्या कर सकता है, पोजेस करके रख सकता है उन सब प्रॉपर्टीज को या एसेट्स को जो कस्टमर ने बैंक के पास रख रखी है। देखिए, राइट ऑफ लीन आप समझ लीजिए क्या होता है। राइट ऑफ लीन ये आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा होगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, बिजनेस लॉ के अंदर, कि लीन का राइट क्या कहते हैं। राइट ऑफ लीन का मतलब होता है कि यू आर हैविंग ए राइट टू पोजेस द प्रॉपर्टी। जब तक कि कस्टमर जो है आपके डेट को नहीं चुका देता, किसी बैंक ने अगर कोई पैसे लेने हैं कस्टमर से, जब तक उसको क्लियर नहीं करता, तो कस्टमर ने बैंक को जो भी प्रॉपर्टीज या जो भी एसेट्स दे रखी हैं, जो भी फंड दे रखे हैं, जितना भी सामान दे रखा है बैंक को, तो उन सबको बैंक अपने पास रख सकता है जब तक कि वो डेट क्लियर ना हो। जब तक आप उसकी सर्विसेज के पैसे नहीं दोगे तो बैंक उनको अपने पास रख सकते हैं। तो बेटा, लीन जो है वो दो तरीके की होती है, पर्टिकुलर लीन और जनरल लीन। तो लीन को हम समझ लेते हैं। लीन इज ए टर्म विच इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द राइट टू रिटेन द प्रॉपर्टी। इसमें क्या राइट मिल जाता है? राइट टू रिटेन द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी आप अपने पास रिटेन करके रख सकते हो। वो प्रॉपर्टी किसकी है? बिलोंगिंग टू ए डेटर, कस्टमर की प्रॉपर्टी है। टिल सच टाइम, कब तक? जब तक कि वो अपने सारे डेट को डिस्चार्ज नहीं कर देता ड्यू टू द रिटेनर ऑफ द प्रॉपर्टी। तो इसको हम कहते हैं राइट ऑफ लीन। लीन का क्या मतलब है कि जब तक आपके सारे डेट क्लियर नहीं हो जाते तब तक आप उस प्रॉपर्टी को, जनरल जो आपने प्रॉपर्टी रख रखी है, उसको आप अपने पास रख सकते हैं। तो दो तरह के राइट होते हैं बेटा। पहला जो आपका है दैट इज कॉल्ड पर्टिकुलर लीन। पर्टिकुलर लीन का क्या मतलब होता है कि जिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आपने लोन लिया हुआ है, जिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, पर्टिकुलर का मतलब, मान लो आपने कार के ऊपर लोन लिया हुआ है, तो बैंक के पास राइट है कि अगर आप कार की पेमेंट नहीं करोगे, उसके इंटरेस्ट की पेमेंट और ईएमआई नहीं दोगे, तो बैंक वो कार अपने पास रख सकता है। या फिर यूं कह लो, इसका एक दूसरा एग्जांपल लो, कि जो प्रॉपर्टी आप अपने पास रख रखी है, जब तक उसकी पेमेंट नहीं होती तब तक वो प्रॉपर्टी आप वापस नहीं करोगे। देखिए कैसे। मान लो आपने गाड़ी धुलवाई, सर्विस स्टेशन पे आपने गाड़ी धुलवाई, जब तक आप उस सर्विस स्टेशन की गाड़ी धुलवाने के जो पैसे नहीं दोगे तब तक वो आपको गाड़ी वापस नहीं करेगा। दैट इज कॉल्ड पर्टिकुलर लीन। आपने दर्जी से कपड़े सिलवाए, जब तक आप दर्जी को कपड़ों सिलवाने के पैसे नहीं दोगे तब तक दर्जी आपको कपड़े नहीं देगा। आपने किसी ट्रक वाले से कोई सामान लदवा के अपने घर पे उतरवाना है, तो वो जो ट्रक है, जब तक आप उसके पेमेंट नहीं करोगे वो सामान नहीं उतारेगा। धोबी है, धोबी को आपने कपड़े दिए, जब तक आप उसको पेमेंट नहीं करोगे वो आपको कपड़े नहीं देगा। इसका मतलब जिस पर्टिकुलर सर्विस के लिए आपने कोई प्रॉपर्टी दी है, उसकी पेमेंट जब तक आप नहीं करोगे तब तक आप वो प्रॉपर्टी नहीं ले सकते। दैट इज कॉल्ड पर्टिकुलर लीन। तो ये, इसको हम बोलते हैं कि जिनके ऊपर लेबर चार्जेस लगे हैं या सर्विसेज जो आपने दी, उसके अगेंस्ट अगर आपने कोई पेमेंट नहीं की तो वो पर्टिकुलर लीन का यूज कर सकते हैं। मान लो दर्जी को आपने दो तरह के कपड़े दिए हैं, एक कपड़े आपके खुद के हैं मेल के, एक आपकी वाइफ के कपड़े। तो अब हुआ क्या कि जब आपने कपड़े सिलवाए तो आपकी वाइफ कपड़े ले गई है,
अपने हिस्से के कपड़े वाइफ ले गई और उनके पैसे नहीं देके गई। अब दर्जी के थ्रू जो आपकी वाइफ के कपड़े थे वो जा चुके हैं। अब दर्जी कह रहे हैं कि आप जब तक वाइफ के पैसे नहीं दोगे तब तक मैं आपको वाले भी पैसे नहीं दूंगा, आपके कपड़े भी नहीं दूंगा। तो ऐसा वो नहीं कर सकता, क्योंकि वो किसके अगेंस्ट रख सकता है? सिर्फ और सिर्फ जिसके प्रॉपर्टी उसके पास पड़ी है। उसके पास मेल के कपड़े पड़े हैं तो वो सिर्फ मेल वालों के लिए डिमांड कर सकता है, फीमेल वालों के लिए डिमांड नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसके पोजीशन में नहीं है। लीन का राइट जब भी आपको यूज करना हो तो वो चीज आपकी पोजीशन में होनी चाहिए, तभी तो आप रोक पाओगे ना। अब जो फीमेल के कपड़े थे वो तो है ही नहीं उसके पास, वो तो ऑलरेडी ले चुकी है वाइफ, तो इसके अगेंस्ट वो राइट यूज नहीं कर सकता। और पर्टिकुलर लीन जो है वो आप उसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के अगेंस्ट यूज कर सकते हो जो आपकी पोजीशन में है, जो आपके कब्जे में है। आप गाड़ी धुलवाने गए हो तो जो गाड़ी की पेमेंट आपने नहीं की है उसकी वो पेमेंट करने से पहले उस गाड़ी को रोक के रखेगा, तो इसको बोलते हैं पर्टिकुलर लीन, कि सिर्फ उसी प्रॉपर्टी की पेमेंट, प्रॉपर्टी को वो रोक सकता है जिसकी पेमेंट नहीं हुई है, जो उसके कब्जे में है, और जिसके ऊपर सर्विसेज आपने दे चुके हो बट उसकी पेमेंट अभी तक नहीं हुई, उसको आप रोक सकते हो। क्लियर है? मान लो दो गाड़ियां आपने धुलवाने के लिए दी है, ए और बी। ए गाड़ी आपने धुलवाने के लिए दी और बी गाड़ी आपने धुलवाने के लिए दी। बी गाड़ी की पेमेंट हो चुकी है तो ये गाड़ी आपको देनी पड़ेगी। ए गाड़ी की पेमेंट नहीं हुई है तो ये आप अपने कब्जे में रख सकते हो। जिस गाड़ी की पेमेंट हो चुकी है उस गाड़ी को आप अपने कब्जे में नहीं रख सकते, वो आपको देनी पड़ेगी। इसको हम बोलते हैं राइट ऑफ पर्टिकुलर लीन, कि जिस सर्विस की पेमेंट नहीं हुई तो उस प्रॉपर्टी को आप रोक सकते हो, बाकी प्रॉपर्टी को आप नहीं रोक सकते। तो दिस लीन रेफर्स टू ए पर्टिकुलर प्रॉपर्टी which is retained by the lender against the specific or particular loan। दूसरा, ये किस केस में आता है? क्राफ्ट्समैन, धोबी हो गया, दर्जी हो गया, गाड़ी धुलवानी होगी, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर, वेरियस सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस। अब बात आती है जनरल लीन की। तो बैंक जो लीन यूज करते हैं वो जनरल लीन यूज करते हैं, इस बात को याद रखना है मुझे। जनरल लीन का मतलब होता है बेटा, ये बैंक का एक ऐसा राइट है कि वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो कि कस्टमर की है, कस्टमर ने जितनी भी प्रॉपर्टीज, कस्टमर ने जितने भी फंड्स, कस्टमर ने जो जो आइटम्स बैंक के पास रख रखी हैं, बैंक उन सब प्रॉपर्टी को अपने पास रख सकता है जब तक कि कस्टमर का जितना भी अमाउंट ड्यू है, जितना भी डेट ड्यू है वो क्लियर ना हो जाए। जितना भी बैंक ने पैसा लेना है, जब तक वो पैसा क्लियर नहीं करेगा तो कस्टमर के जितने भी फंड्स पड़े हैं, कस्टमर की जितनी भी प्रॉपर्टीज पड़ी हैं, उन सबको बैंक रोक के रखेगा। किसी विशेष प्रॉपर्टी को नहीं, सारी प्रॉपर्टीज को। दैट इज कॉल्ड जनरल लीन। दोबारा समझ लो, मान लो आपने 3 गाड़ियां धुलवाई, ए, बी और सी। तीनों गाड़ियां किसके पास खड़ी है? सर्विस स्टेशन पे खड़ी है। तो अगर ए गाड़ी की पेमेंट नहीं करोगे सफाई की तो वो गाड़ी नहीं देगा। बी गाड़ी की अगर पेमेंट नहीं करोगे सफाई की तो बी गाड़ी नहीं देगा। सी की नहीं करोगे तो सी नहीं देगा। इसको बोलते हैं पर्टिकुलर लीन। बट अगर सपोज करो वो ये कहता है कि तीनों गाड़ी मैं तब तक नहीं दूंगा जब तक कि आप मेरी पेमेंट नहीं करोगे। अब मान लो इसमें से 2 की पेमेंट हो चुकी है, बी और सी की, बट वो फिर भी कहता है कि जब तक ए की पेमेंट भी नहीं करोगे तब तक मैं बी और सी भी नहीं दूंगा। इसको बोलते हैं जनरल लीन। मतलब जब किसी क्रेडिटर के पास, तो बैंक के पास जितनी भी आपकी प्रॉपर्टी पड़ी है, बैंक के पास आपके जितने भी पैसे पड़े हैं, जितने भी फंड पड़े हैं अलग अलग अकाउंट के अंदर, उन सबको जब वो रोक के रखता है जब तक कि आप उसका पेमेंट क्लियर नहीं करते, तो दैट इज कॉल्ड जनरल लीन। क्लियर? तो आपने एज ए बेलर आपने उसके पास कुछ रख रखा है, आपके अकाउंट पड़े हैं अलग अलग, आपने कुछ प्रॉपर्टी रख रखी है, तो उनको वो अपने पास रखेगा जब तक कि आप उसकी सर्विसेज की पेमेंट को क्लियर नहीं करते। रिटेन ऑल द प्रॉपर्टीज, दिस इज द राइट ऑफ द बैंकर टू रिटेन ऑल द प्रॉपर्टीज। सारी की सारी प्रॉपर्टीज को अपने पास रखेगा जब तक कि उसका जो सम ड्यू है वो क्लियर नहीं हो जाता।
जब तक कि कोई एग्रीमेंट इसके अगेंस्ट ना हो, तब तक जितनी भी गुड्स आपने सिक्योरिटीज एज ए बेलर उसके पास रख रखी है बैंक के पास एज ए सिक्योरिटी, उन सारे के सारे को वो अपने पास रख सकता है जब तक कि आप उसकी पेमेंट नहीं कर देते। तो आपने जितने भी गुड्स, जितनी भी सिक्योरिटीज का मतलब अगर आपने म्यूचुअल फंड के शेयर, सिंपल कंपनी के शेयर, डिवेंचर्स और कागज, कुछ आइटम्स बैंक के पास एज ए बेलर रख रखी है, इनको संभाल के रखो भाई, तो बैंक उन सब आइटम को अपने पास रख सकता है, आपको नहीं देगा जब तक कि आप उसकी पेमेंट नहीं कर देते। दैट इज कॉल्ड जनरल लीन। अब बात आती है कि बैंक लीन को एक्सरसाइज कैसे करेगा। हाउ बैंक विल बी एक्सरसाइजिंग द लीन ऑप्शन। क्या क्या कंडीशन है। पहली कंडीशन तो ये है कि जो भी आइटम प्रॉपर्टी जो है वो उसके पोजीशन में होनी चाहिए, उसके कब्जे में होनी चाहिए। जो आइटम बैंक के पास होगी कब्जे में, उन्हीं के ऊपर वो लीन का अधिकार रख सकता है। जो चीज आपके पास ही नहीं है उसको आप कैसे रिटेन करोगे। तो जो गुड्स और सिक्योरिटीज, जो भी आइटम, जो भी प्रॉपर्टी बैंक के पास पड़ी है, उन्हीं के ऊपर वो उस राइट को यूज कर सकते हैं। दूसरी बात, जो सिक्योरिटी या प्रॉपर्टी जो कस्टमर की होनी चाहिए, किसी और की ना हो, तभी वो यूज कर सकते हैं। जो प्रॉपर्टी या सिक्योरिटी बैंक के पास है वो किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए नहीं होनी चाहिए। स्पेसिफिक पर्पज मतलब किसी स्पेसिफिक लोन के लिए, क्योंकि फिर बेटा वो क्या हो जाएगी, पर्टिकुलर लीन हो जाएगी। तो बैंक जो है वो जनरल लीन को यूज करता है, पर्टिकुलर लीन को यूज नहीं कर सकता। तो अगर किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए आपने कोई प्रॉपर्टी छोड़ रखी है तो वो पर्टिकुलर लीन में आएगी, वो जनरल में नहीं आएगी। तो जनरल लीन को अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हो, जनरल लीन को अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हो, तो वो जो प्रॉपर्टी या सिक्योरिटी है स्पेसिफिक पर्पज के लिए बैंक के पास नहीं होनी चाहिए। जब भी आप लीन को यूज करोगे तो कम से कम लोन तो ड्यू होना चाहिए, लोन ड्यू होना चाहिए। जब तक लोन की पेमेंट नहीं करोगे वो प्रॉपर्टी नहीं देगा, तो कम से कम लोन तो ड्यू होना चाहिए, ये एक कंडीशन है। जनरल लीन को आप कब एक्सरसाइज कर सकते हो। राइट जो है जनरल लीन का, किन किन कंडीशन में आप यूज कर सकते हो। एक तो जो फंड डिपॉजिट करवा रखे हैं बैंकर के पास आपने, और वो एज ए बैंकर आपने उसके पास जमा करवा रखे हैं, जितने भी फंड्स आपने डिपॉजिट करवा रखते हैं उनके ऊपर वो लीन का यूज कर सकते हैं। जब बैंक एज ए कलेक्टिंग बैंकर काम कर रहे हैं तो आपने जो बिल दिए हैं कलेक्ट करने के लिए, उनके ऊपर भी वो जनरल लीन लगा सकते हैं। उन बिल की पेमेंट आपको नहीं करेगा जब तक आप उसके बिल को क्लियर नहीं करोगे। द सिक्योरिटीज हेल्ड फॉर ए स्पेसिफिक एडवांस। इसका क्या मतलब है कि अगर आपने सिक्योरिटीज जो है वो स्पेसिफिक एडवांस के लिए दी थी, आपने एक लोन लिया था, उसके अगेंस्ट कोई सिक्योरिटीज आपने दे रखी है, वो लोन अब क्लियर हो गया है, लोन की पेमेंट आपने कर दी है, बट सिक्योरिटीज अभी भी आपके पास पड़ी है, तो बैंक उन सिक्योरिटीज के ऊपर भी लीन का यूज कर सकता है, उनको अपने पास रख सकते हैं, हालांकि लोन क्लियर हो गया है। अगर पार्टनरशिप फर्म के केस की अगर बात करें, इन द केस ऑफ अकाउंट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, आपने जो पार्टनरशिप फर्म के तौर पे कोई लोन लिया है तो वो आपके पर्सनल अकाउंट में से भी लीन का यूज कर सकते हैं। हालांकि पार्टनरशिप फर्म की बात कर रहे हैं हम, अगर पार्टनरशिप फर्म की अगर बात करें तो ये पार्टनरशिप फर्म ने कोई अगर लोन ले रखा है तो बैंक जो है वो पर्सनल अकाउंट से भी आपकी जो फंड पड़े हैं उनमें से पैसे कवर कर सकते हैं। ये जनरल लीन के अंदर राइट होते हैं। लास्ट पॉइंट ये है कि कोई भी एग्रीमेंट जो आप कर रहे हो बैंक के साथ, वो पर्टिकुलर लीन का नहीं होना चाहिए, सॉरी जनरल लीन का नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी नो एग्रीमेंट कॉन्ट्रेरी टू द लीन, मतलब जनरल लीन के अगेंस्ट कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, वो पर्टिकुलर लीन नहीं होनी चाहिए। पर्टिकुलर लीन में क्या होता है बेटा, आप पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को ही लीन कर सकते हो, जनरल लीन में आप सारी प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हो। तो अगर कोई पर्टिकुलर लीन है तो फिर आप जनरल लीन का यूज नहीं कर सकते। दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स। बैंकर किन केसेस के अंदर लीन का राइट यूज नहीं कर सकता, कब वो प्रॉपर्टी को अपने पास नहीं रख सकता। एक तो जो आपने सेफ वॉल्ट के अंदर, सेफ्टी लॉकर के अंदर, जो आपने लॉकर जो सिस्टम होता है बैंक के अंदर, लॉकर के अंदर आपने जो कुछ भी रख रखा है उसको बैंक नहीं रोक सकता, क्योंकि आप बैंक को पता ही नहीं है कि उसके अंदर क्या कुछ है, ना बैंक के पास उसकी चाबी है, ना बैंक को पता है कि कितना कुछ पड़ा है। ये जो सेफ्टी वॉल्ट, सेफ वॉल्ट होते हैं बैंक के,
इसके अंदर जो आपने रख रखा है सामान अपना, उसके अगेंस्ट वो लीन का यूज नहीं कर सकता। अगर कोई स्पेसिफिक पर्पज के लिए आपने मनी डिपॉजिट करवाई है, जैसे कि ट्रेवलर चेक हो गया या ड्राफ्ट हो गया स्पेशल को, तो स्पेशल हो गया तो बेटा वो पर्टिकुलर हो गया, तो फिर आप जनरल लीन का यूज नहीं कर सकते। इन पर्टिकुलर चेक के ऊपर या ड्राफ्ट के ऊपर आप अपना राइट नहीं दिखा सकते। कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट जैसे कि बिल हो गए, प्रोमिसरी नोट हो गए, जो स्पेसिफिकली लिखे हुए, दे आर नॉट सब्जेक्ट टू जनरल लीन, क्योंकि प्रोमिसरी नोट जो है वो पर्टिकुलर पर्पज के लिए, बिल जो है वो पर्टिकुलर पर्पज के लिए और पर्टिकुलर आदमी के लिए आपने लिख के दिया है, तो उसका एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव है, तो वो जनरल लीन में नहीं आएगा। फिर ऑन सिक्योरिटीज लेफ्ट विद द बैंक इन एडवर्टेंटली। एडवर्टेंटली मतलब आप गलती से भूल गए, आपसे गलती हो गई और कुछ सिक्योरिटीज बैंक के पास रह गई हैं। आपने बैंक को कोई एडवांस दिया था, बैंक से आपने कोई एडवांस लिया और गलती से आपके पास कुछ सिक्योरिटीज थी जो बैंक के पास रह गई है, तो आपसे भूल हो गई और भूल से कोई सिक्योरिटीज बैंक के पास रह गई है, तो बैंक उन सिक्योरिटीज के ऊपर जनरल लीन का यूज नहीं कर सकता, क्योंकि वो गलती से आपके बैंक के पास छूट गई है। अगर कोई लोन आपने लीन जो अगर बैंक बाय फोर्स कर रहा है, धक्के से अगर लीन कर रहा है वो, और उन सिक्योरिटीज के ऊपर लीन यूज कर रहा है बैंक, जो कि लोन लेने के लिए आपने बैंक को दी थी बट उसके ऊपर लोन बैंक ने आपको दिया नहीं, या फिर उन सिक्योरिटीज के ऊपर लीन यूज कर रहा है बैंक जो कि सेल के लिए आपने दी थी बैंक। कहने का मतलब ये है कि बैंक जो है धक्के से लीन का यूज नहीं कर सकता, लीन ऑब्टेन्ड बाय फोर्स, धक्के से आप लीन यूज नहीं कर सकते। दूसरा, उन सिक्योरिटीज के ऊपर जो सिक्योरिटीज आपने लोन लेने के लिए बैंक को दी थी बट लोन आपको मिला नहीं। तीसरा, उन सिक्योरिटीज के ऊपर बैंक लीन यूज नहीं कर सकता जो कि उसने रिसीव की थी सेल करने के लिए, आपको सेल करने के लिए दी थी बैंक को, तो बैंक उसी के ऊपर कब्जा करके बैठ गया, वो भी अलाउड नहीं है। मनी डिपॉजिटेड विद द बैंकर टू एग्जीक्यूट ए पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट। एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमने बैंक में पैसे जमा करवाए थे, तो बेटा वो पर्टिकुलर है, वो उसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए है, बैंक उसके ऊपर कब्जा नहीं कर सकता कि भैया मेरी पेमेंट करो अदरवाइज मैं ये पेमेंट नहीं दूंगा। ये पेमेंट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए थी। अगर बैंक एज ए ट्रस्टी काम कर रहा है किसी एग्रीमेंट के अंदर, तो वो उस प्रॉपर्टी के ऊपर, जो वो ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर कब्जा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एज ए ट्रस्टी काम कर रहा है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जहां पे बैंक लीन का ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं कर सकता। अब बात करते हैं दूसरे राइट की। दूसरा राइट है बेटा बैंक का राइट ऑफ सेट ऑफ। सेट ऑफ का राइट होता है बैंक के पास। सेट ऑफ का क्या मतलब होता है? एक अकाउंट को दूसरे अकाउंट से सेट ऑफ करना, कैंसिल करना। मान लो ए ने बी के 10,000 रुपए देने, बी ने ए के 5,000 रुपए देने, ये दोनों आपस में सेट ऑफ कर लेंगे, तो ए बी को 5,000 रुपए दे देगा फाइनल, क्योंकि इसने इसको 5,000 देने हैं, इसने इसको 10,000 देने हैं, तो आपस में कटिंग करके 5,000 रुपए ए बी को दे देगा। दैट इज कॉल्ड सेट ऑफ, एडजस्टिंग द अकाउंट वन अगेंस्ट द अदर। तो डेटर और क्रेडिटर के बीच में अगर बात करें तो हम अकाउंट को एडजस्ट कर रहे हैं सो दैट कि नेट बैलेंस जो है वो निकल सके। तो एडजस्टमेंट बिटवीन द पार्टीज ऑफ द अमाउंट इज कॉल्ड सेट ऑफ। आप क्या कर रहे हो? मान लो ए ने बैंक के 10,000 का लोन ले रखा है और इधर बैंक ने ए को 2,000 रुपए का कमीशन देना है, तो कुल मिलाकर ये आपस में कट जाएगा और 8,000 रुपए रह गए, तो ए बैंक को 8,000 रुपए दे देगा। दैट इज कॉल्ड सेट ऑफ। तो बैंक को ये राइट होता है कि वो अकाउंट को सेट ऑफ कर सकते हैं। सेट ऑफ करने का मतलब, अगर कई पेमेंट आई हुई है, कुछ पेमेंट लेनी है, कुछ पेमेंट देनी है, तो उन सबको आपस में सेटल कर सकते हैं। कंडीशन क्या क्या है सेट ऑफ की? पहली बात तो ये है, जैसे कि आपकी अगर आप बात करो कि आपकी ईएमआई कटती है, आपकी हर महीने ईएमआई कटती है, आपने कार लोन ले रखा है और इसकी हर महीने 10,000 की किस्त है, तो बैंक जो है वो क्या करता है, हर महीने आपके अकाउंट, जो आपका सेविंग अकाउंट है,
उस अकाउंट में से 10,000 रुपये निकाल करके आपके लोन अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड सेटल ऑफ। देयर शुड नॉट बी एनी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रेरी। ये EMI इस तरह नहीं काटनी, इस तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट ना हुआ हो, अदरवाइज तो वो काट देगा। दूसरा, द डेट्स आर सर्टेन एंड ड्यू। जो भी लेना है देना आपने, जो भी डेट है आपके अगेंस्ट, वो सर्टेन है और ड्यू है। हर महीने 10 तारीख को पता है अभी 10 तारीख को किस्त कटनी है, किस्त के अभी तक 5 लाख रुपए बाकी है कार के, तो वो हर महीने 10 तारीख को कटते कटते हैं, तो वो बैंक उसको सेट ऑफ कर देगा। डेबिट और क्रेडिट बैलेंस जो बात कर रहे हैं वो सेम पर्सन का होना चाहिए, सेम कैपेसिटी का होना चाहिए। ऐसे ना हो कि ए जो है वो एक अकाउंट में से पैसे निकाल रहे हो, बट वो अकाउंट किसके नाम से है, ए बी ज्वाइंट में है, एक ही अकाउंट में से पैसे निकालने हैं, बट ए और बी का अकाउंट इकट्ठा है तो आप नहीं निकाल सकते। सेम पर्सन सेम कैपेसिटी के अंदर अगर 2 अकाउंट है तब आप निकाल सकते, तब आप सेट ऑफ कर सकते। बैंकर जो है वो नोटिस देगा कस्टमर को जब भी वो इस तरह का सेट ऑफ कर रहे हैं। तो आपकी अगर EMI या फिर आपके अकाउंट में से कोई भी पैसों की सेटलमेंट हो रही है तो बैंक आपको SMS या बताएगा, नोटिस देगा कि हम आपके अकाउंट से ऐसे पैसे एडजस्ट करेंगे। बैंकर जो है उसको आप कंपेल नहीं कर सकते, उसको मजबूर नहीं कर सकते कानून के द्वारा। कस्टमर खुद भी नहीं कह सकता कि आप सेट ऑफ कर लो, वो बैंक की मर्जी है, उनकी सुविधा है कि वो अकाउंट को सेट ऑफ करेंगे या नहीं करेंगे, वो अपनी सुविधा के अनुसार देखेंगे, तो आप उसको कंपेल नहीं कर सकते। बैंकर कैन एक्सरसाइज द राइट व्हेन ए गार्निशी ऑर्डर इज अटैच्ड टू द अकाउंट। अगर कोई गार्निशी ऑर्डर अटैच कर रखा है, कोर्ट ने कोई ऑर्डर कर रखा है कि इसके अकाउंट को अटैच कर लो, तब भी बैंक जो है वो सेट ऑफ का राइट यूज कर सकता है। इसका मतलब वो उतने अमाउंट को अटैच करके छोड़ देगा, बाकी अकाउंट से चलता रहेगा, बाकी जो अमाउंट बचा है उससे वो काम चलाता रहेगा, और जो कुछ अमाउंट जो एक्स्ट्रा छोड़ना है वो उसको एक्स्ट्रा छोड़ देगा, बचा करके रख लेगा, बाकी से काम चलाता रहेगा। तो ये कुछ कंडीशंस हैं सेट ऑफ को यूज करने से पहले। तीसरे राइट की बात करते हैं, राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का क्या मतलब होता है कि जब कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर जो है, कस्टमर के बैंक में कई अकाउंट है, 2-3 उसके लोन अकाउंट भी हैं, एक कार लोन चल रहा है उसका, एक होम लोन चल रहा है, एक उसने एजुकेशन लोन ले रखा है, एक उसने पर्सनल लोन भी ले रखा है। ये 4 लोन चल रहे हैं SBI के अंदर। तो अब SBI के अंदर मान लो कस्टमर ने 1 लाख रुपए जमा करवा दिया, तो अब ये नहीं पता लग रहा कि कौन से अकाउंट में से उसको डील करना है। इसको बोलते हैं राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन, कि ये जो 1 लाख रुपए है इसको कौन से अकाउंट में डाला जाए, कौन से अकाउंट से इसको सेटल किया जाए। सो दैट इज द प्रॉब्लम, इसको हम बोलते हैं राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन। तो जब कस्टमर एप्रोप्रिएशन की नीड कब आती है, जब कस्टमर का एक से ज्यादा लोन अकाउंट होता है। तो जब पेमेंट उसने की है वो सारे के सारे डेट को क्लियर करने के लिए सफिशिएंट तो नहीं है, तो इसमें बैंक को प्रॉब्लम आती है कि वो कौन से अकाउंट को, कौन से फंड को किस अकाउंट में डाले। जैसे एग्जांपल देखो, ए ने बी के काफी पैसे देने हैं, तो बी से उसने पैसे ले रखे हैं 4-5, कि उसने 20,000 रुपये लिए थे कार लेने के लिए, 10,000 रुपये लिए थे उसने घर बनाने के लिए, फिर 50,000 रुपये उसने एजुकेशन लोन लिया, फिर 20,000 रुपये उसने ट्रैक्टर का लोन लिया, 10,000 रुपये उसने अपनी बेटी की शादी के लिए लिया। तो ये 5-6 अकाउंट हो गए। अब ए देता है 5,000 रुपये, अब बी को ये नहीं पता लग रहा कि इसको कौन से अकाउंट में सेटल करें। तो इसको बोलते हैं राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन, कि ये जो अमाउंट आया है इसको कौन से अकाउंट में डाल के सेटल करें। तो बैंक को इस पॉइंट के ऊपर क्लेटन का रूल होता है, क्लेटन रूल। क्लेटन का एक केस था, उसके अकॉर्डिंगली हम इसको डील करते हैं। तो 4 कंडीशन होती है बेटा, 3 कंडीशन हो सकती है। पहला होता है एप्रोप्रिएशन बाय द डेटर। डेटर मतलब कस्टमर। डेटर यहां इस केस में कौन हो जाएगा, बैंकर। बैंकर डेटर है ना, हम तो क्रेडिटर है। अगर मान लो बैंक से आपने पैसे ले रखे हैं, बैंक ने आपको पैसे दे रखे हैं, बैंक ने कस्टमर को पैसे दे रखे हैं,
तो कस्टमर कौन हो जाएगा, डेटर, और बैंकर कौन हो जाएगा, क्रेडिटर। तो एप्रोप्रिएशन किसके हिसाब से होगा, पहला होगा डेटर के हिसाब से, मतलब कस्टमर के हिसाब से। कस्टमर जो कहेगा कि मेरे इस अकाउंट में से निकाल दो, उसके अकॉर्डिंगली चलेगा। दूसरा एप्रोप्रिएशन बाय क्रेडिटर, मतलब बैंकर के हिसाब से होगा, बैंकर जो चाहेगा उसके हिसाब से। बैंकर कहेगा कि मैं इस अमाउंट को इसमें डाल रहा हूं, इससे एडजस्ट कर रहा हूं, वो भी हो जाएगा। फिर हो जाएगा एप्रोप्रिएशन अकॉर्डिंग टू टाइम, कि जो सबसे पुराना डेट है उसको लिया जाएगा, जो फर्स्ट डेट है सबसे पहले उसकी पेमेंट पूरी की जाएगी, सबसे जो लेटेस्ट डेट है उसको सबसे लास्ट में लेंगे, सबसे पहला जो आपने लोन लिया हुआ है उसकी पेमेंट सबसे पहले होगी। लास्ट बात यह है कि पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, जब भी आप कोई पेमेंट करते हो सबसे पहले इंटरेस्ट का अमाउंट कवर किया जाएगा, प्रिंसिपल की बारी बाद में आएगी। दिस इज द रूल ऑफ द एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन जो है तीन तरीकों से हो सकती है, टाइम के अकॉर्डिंगली, सबसे पहला डेट सबसे पहले उतरेगा, डेटर के अकॉर्डिंगली और क्रेडिटर के अकॉर्डिंगली, बैंकर के हिसाब से, कस्टमर के हिसाब से और टाइम के हिसाब से। अगला राइट है बेटा बैंक का। बैंक को राइट होता है चार्ज करने का। क्या क्या चार्ज करने का, पहला तो इंटरेस्ट चार्ज करने का, क्योंकि बैंक अपना काम किससे चलाता है बेटा, इंटरेस्ट से। तो जो भी आपने लोन ले रखा है उसके ऊपर बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज करता है। फिर आपको बैंक को यही कमाई होती है कि बैंक लोगों से पैसे लेता है, उसके ऊपर 3-4% बैंक ब्याज देता है, और उस पैसे को लेकर के वो आगे ब्याज पे देता है लोगों को, 10% से लेकर के 18%, 24%। तो ये जो बीच का डिफरेंस है, इससे बैंक को कमाई होती है। तो बैंक को अधिकार है कि वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा हर एक क्वार्टरली या 6 मंथली, हर मंथ वो क्वार्टर करते हैं और आपके लोन अकाउंट में ऐड कर देते हैं। दूसरा बैंक को अधिकार है कमीशन चार्ज करने का, जो भी उसने सर्विसेज आपको दी है, ड्राफ्ट बनाया है या फिर कोई भी सर्विस वो आपको दे रहा है। तीसरा है इंसिडेंटल चार्जेस। देखिए क्या होता है इंसिडेंटल चार्जेस, क्या होते हैं, कई जो बिजनेसमैन होते हैं उनका करंट अकाउंट होता है। अब करंट अकाउंट के ऊपर कोई ब्याज तो आपको बैंक देता नहीं, नो इंटरेस्ट इज पेड ऑन करंट अकाउंट। तो बैंक को भी नुकसान होता है बेटा, क्योंकि करंट अकाउंट के अंदर हमेशा उसको पैसे रखने होते हैं। मान लो करंट अकाउंट में आपने 20 लाख रुपए जमा करवा दिए, सुबह आप 10 बजे आप देंगे 20 लाख रुपए, क्योंकि वो करंट अकाउंट है, तो बैंक इसको कहीं दे भी नहीं सकता इन पैसों को, क्योंकि आप तो 1 घंटे बाद फिर लेने आ जाओगे या अगले दिन लेने आ जाओगे। ये जो 20 लाख रुपए है बैंक को संभाल के रखने पड़ते हैं, कभी भी आप लेने आ सकते हैं। तो ये जो करंट अकाउंट होता है ये एक किस्म से अनर्यूमरेटिव अकाउंट होता है, इस पे कुछ बैंक को कमाई नहीं होती, वो तो सर्विस दे रहा है बस आपको। तो इसके ऊपर बैंक क्या करते हैं, इंटरेस्ट के रूप में इंसिडेंटल चार्जेस लगा देते हैं, ताकि जो भी पैसे आप बैंक में जमा करवा रहे हो उनके ऊपर बैंक ना तो कहीं ब्याज पे दे सकता उनको, ना बैंक आपको ब्याज देता, ना आप बैंक को कोई ब्याज दे रहे। तो बैंक तो बस आपके सिर्फ पैसों को संभाल के रखने के लिए एक संस्था होगी। तो बैंक इनके ऊपर क्या कर देता है, इंसिडेंटल चार्जेस लगा देता है। अगला है बेटा कमिटमेंट चार्जेस। कमिटमेंट चार्जेस का मतलब ये है बेटा कि बैंकर जो है वो आपको ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट की फैसिलिटी देते हैं। ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट की, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप बैंक से कुछ समय के लिए पैसे उधार ले सकते हो। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि आप कितने फालतू पैसे बैंक से निकलवा सकते हैं। मान लो आपको 50,000 ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दी हुई है, तो इसका मतलब आपके अकाउंट में अगर 0 बैलेंस भी है तब भी आप 50,000 रुपए बैंक की तरफ से निकलवा सकते हैं। तो इसके लिए बैंक एक सर्विस चार्ज करता है आपसे, दैट इज कॉल्ड कमिटमेंट चार्जेस। नेक्स्ट है बेटा लॉ ऑफ लिमिटेशन। लॉ ऑफ लिमिटेशन का मतलब ये है बेटा कि जिस दिन आप डिपॉजिट करवाते हो और जिस दिन आप डिमांड मांगते हो उस दिन से वो लॉ ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट हो जाते हैं। मोटा मोटा कहने का मतलब ये है कि अगर आपने 3 साल तक बैंक से, मान लो आपने लोन लिया और 3 साल तक बैंक ने आपसे ना तो इंटरेस्ट लिया ना आपसे प्रिंसिपल लिया, तो 3 साल के बाद बैंक को कोई अधिकार नहीं होता आपसे वो अमाउंट लेने का। तो आप कोर्ट से भी आपको छूट मिलती है उस पेमेंट को करने के लिए। ये किस दिन से स्टार्ट होता है, जिस दिन से बैंक आपसे पैसे मांगना स्टार्ट करता है पेमेंट के लिए।
जिस दिन बैंक ने पहली बार आपसे पैसे मांगे उस दिन से लेकर के अगर 3 साल तक आप कोई पेमेंट नहीं करते तो फिर वो आपको पेमेंट करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। 3 साल के अंदर अंदर ही वो आपसे पैसे ले सकते हैं। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ लिमिटेशन। जिस दिन से वो डिमांड मांगनी स्टार्ट करता है उस दिन से 3 साल के अंदर अंदर वो पैसे ले सकता है। 3 साल के बाद कोई पेमेंट नहीं मिलेगी। अब बेटा कस्टमर की क्या क्या ड्यूटीज है। बैंकर की तो हमने ड्यूटीज और राइट्स देख ली है, कस्टमर की क्या ड्यूटी है। पहली बात तो ये है कि टू रीपे द ओवर ड्राइंग्स। अगर कोई ओवरड्राफ्ट आपने लिया है तो उसको रीपे कर दो। बैंक से आपने 20,000 रुपये फालतू ले रखे हैं तो उनको पे कर दो। टू पे बैंक चार्जेस, बैंक का जो भी कमीशन है, बैंक का जो भी इंटरेस्ट बनता है, उन सबको पे करें, उन सर्विसेज को दे। अगर आप बैंक के चार्जेस नहीं दोगे तो बैंक के पास आपकी जितनी भी प्रॉपर्टीज पड़ी है उन सबको बैंक अपने पास कब्जे में रख सकता है। दैट इज कॉल्ड जनरल लीन, अभी हमने किया था। तो ये बैंक की, ये कस्टमर की ड्यूटी है कि ओवर ड्राइंग जो आपने की है उसको वापस कर दें। ओवरड्राफ्ट की जो फैसिलिटी आपको दी हुई है करंट अकाउंट होल्डर को। और दूसरा, बैंक के जो भी चार्जेस बनते हैं, जो आपने सर्विसेज ली है बैंक से, ड्राफ्ट बनवाया है, कमीशन है, कुछ भी है, वो सारे के सारे पे करेगा। अब बात आती है कि रिलेशनशिप कैसे खत्म हो सकता है बैंकर के बीच में और कस्टमर के बीच में। वो बेटा वॉलंटरली है। कस्टमर अगर लिख के दे दे कि मेरा अकाउंट बंद कर दो तो बंद हो जाएगा, या फिर कस्टमर की डेथ हो जाए, या वो पागल हो जाए, या इंसॉल्वेंट हो जाए, तब भी अकाउंट बंद हो जाएगा। कस्टमर जो है वो डिसाइड कर सकता है अपना अकाउंट बंद करने का, किन किन केसेस में बंद हो जाएगा कस्टमर का और बैंकर का रिलेशनशिप कब खत्म हो जाएगा। जब कस्टमर की मृत्यु हो जाती है। दूसरा, जब कस्टमर इंसॉल्वेंट हो जाता है, दिवालिया हो जाता है। तीसरा, जब कस्टमर पागल हो जाता है। चौथा, कस्टमर खुद अपना बैंक अकाउंट बंद कर रहा है, रिटर्न में लिख के देता है कि मेरा अकाउंट बंद कर दो। जब बैंकर खुद कस्टमर का अकाउंट बंद कर रहे हैं। कस्टमर का अकाउंट कब बंद हो जाएगा? जब वो लगातार उसमें कोई पैसे नहीं डलवाता, मिनिमम बैलेंस नहीं रखता कई सालों तक। 3 साल के बाद, 5 साल के बाद वो बंद हो जाएगा। जब कोर्ट ऑर्डर कर रही है कि कस्टमर का बैंक अकाउंट बंद कर दिया जाए, तो इन केसेस के अंदर बैंक अकाउंट हमेशा बंद हो जाएगा और कस्टमर का रिलेशनशिप जो है वो बैंकर से टूट जाएगा। तो थैंक यू सो मच कि आपने इस लेक्चर को इतने ध्यान से सुना। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज कॉन्टेक्ट मी।